हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिवडीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वर्ग वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर का यह आज 19वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम इस तरह से जो प्रश्न होते हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, इस तरह से कुल हमने 5 टाइप के प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। देखिए, ए लिखा है, ये टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें 4 क्वेश्चन आए हैं। बी लिखा है टाइप नंबर सेकेंड, इसमें 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, हर टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके कलर में हमने अलग अलग रखे हैं। सी जो क्वेश्चन लिखा है ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है और इसमें 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं। डी जो है ये चौथे टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमने कुल मिलाकर 3 प्रश्न लिए हैं। और ई जो है ये आपका मतलब कि 5वें टाइप का क्वेश्चन है और इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है आप बड़े ध्यान से समझिए। मैं बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा है √12 प्लस फिर √12 प्लस फिर से √12 प्लस फिर से √12 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये जो चिन्ह है ये अनंत का है, मतलब ये प्रक्रिया ऐसे अनंत तक जारी रहेगी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान दें, बच्चे थोड़े से घबरा जाते हैं, अगर अनंत तक ऐसे जारी रहा तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार तरीका बताया जाता है। वो तरीका क्या है, बड़े ध्यान से आप समझिए। इस तरह से जिसमें प्लस और देखिए इन दोनों में प्लस है और इन दोनों में माइनस है, इसमें प्लस और माइनस के चिन्ह हैं और ये अंक कहां तक, मतलब ये पैटर्न कहां तक लगा रहे, अनंत तक। तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप वहां जो दिया गया संख्या है, जैसे 12 12 यही बार बार आ रहा है, तो इस संख्या को 2 भागों में डिवाइड कर दें गुणा के रूप में। ठीक है, और जिन 2 भागों में से डिवाइड करें वो लगातार वाली संख्याएं हों। जैसे अगर आप 12 और किसके पहाड़ा में आता है तो आप कहेंगे 6 और 2 के, तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, लेकिन 2 और 6 लगातार आने वाली संख्याएं नहीं है। तो फिर 12 का गुणनखंड करेंगे तो और क्या मिलना चाहिए, 12 के गुणनखंड में आपको 3 और 4 मिल जाएगा। देखिए 3 और 4, तो 3 का गुणा 4 में करने पर 12 आ रहा है और ये दोनों लगातार भी हैं, मतलब 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। तो इस तरह से आपका यहां गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी क्वेश्चन में गुणनखंड करिए। 30 किन 2 लगातार वाली संख्याओं का मतलब कि गुणनफल है, तो पता चलेगा 5 और 6। 110 किन 2 लगातार वाली संख्याओं का गुणनफल है, तो पता चलेगा 10 गुणित 11। ठीक है, ध्यान दें। और 56 किन 2 लगातार वाली संख्याओं का गुणनफल है, तो 7 और 8, 7 8 कितना होता है, 56। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों में इस तरह से पहले आप गुणनखंड बना लें, फिर आंसर क्या होगा मैं बताता हूं। जिनमें प्लस का चिन्ह रहेगा उसमें बड़ा वाला गुणनखंड जो है वही आंसर होगा। तो इसमें 4 हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो इसमें उत्तर 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो इसमें छोटा वाला आंसर हो जाएगा 10, और इसमें भी माइनस का चिन्ह इसलिए छोटा वाला आंसर कितना हो जाएगा, 7। एक बार कॉन्सेप्ट फिर से समझ लें। इस तरह से जो प्रश्न आए रहेंगे उनमें आप उस संख्या का ऐसा गुणनखंड करिए कि वो 2 लगातार वाली संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। उसके बाद हमने इस तरह से सभी प्रश्नों में इस चीज को लिख लिया। फिर जिनमें प्लस के साइन रहेंगे उसमें बड़ा वाला गुणनखंड आंसर माना जाएगा, और इसमें माइनस के साइन रहेंगे उसमें छोटा वाला गुणनखंड क्या माना जाएगा, आंसर माना जाएगा। तो ये पहले टाइप का प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया, ध्यान दें। चलिए, पहले टाइप का प्रश्न सॉल्व हो गया। दूसरे टाइप का जो बी नंबर है इसमें 2 क्वेश्चन है। यह पैटर्न भी कहां तक लागू किया गया है, मतलब इस तरह से संख्याएं दी गई हैं और यह कहां तक ले जाया जा रहा है, अनंत तक यह भी ले जाया जा रहा है। बट 3 या फिर जो 5 इसमें लिखा है वो किसी भी 2 लगातार वाली संख्याओं के गुणा करने पर नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह से हमारे सामने समस्या आ जाए तो इसे कैसे हल करेंगे, इसको हल करने के लिए एक सूत्र आप ध्यान दें, -1
प्लस माइनस अंडर रूट। तो ध्यान दें, इस प्रश्न को हल करने के लिए सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। एक यहाँ पर यह भी हमको समझ में आ रहा है कि इन दोनों में हमने प्लस का ही चिन्ह लिया है। अगर माइनस होता तो हम कैसे हल करते? तो माइनस होता तो सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदल देते आप माइनस, ठीक है। बाकी आपको सूत्र यही इस्तेमाल करना होगा। बट दोनों क्वेश्चन में प्लस है तो यहाँ प्लस रखकर आप हल करें। एक्स क्या है? एक्स ध्यान दीजिए, एक्स में एक्स यहाँ पर लिखा गया अंक होगा, ठीक है। तो जैसा इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है तो आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह आप क्या रखेंगे? 3 रख देंगे और बटा नीचे क्या हो जाएगा आपका 2। उसके बाद आप लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 4 3 12 और एक कितना हो जाएगा 13 और बटा नीचे क्या हो जाएगा 2। तो यहां तक आ गया। उसके बाद क्या करेंगे? इसमें दो चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस, तो एक प्लस का ले लीजिए। तो जब प्लस का लिखेंगे तो अंडर रूट 13 प्लस का और इसके आगे यहाँ -1 बटा नीचे 2 कॉमन। और जब माइनस का लेंगे तो माइनस अंडर रूट 13 -1 बटा नीचे कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से ये और ये, मतलब इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक ये और एक ये हो सकते हैं, ठीक है। यह प्रश्न आपका सॉल्व कर दिया गया। इसका दूसरा नंबर अगर आपको हल करना हो तो सूत्र तो यही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्या लिखेंगे आप? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 5। उसके बाद पूरा बटा 2 लिखा ही रहने दीजिए, 4 पंचे 20 और डायरेक्ट जोड़ भी दीजिए, 4 पंचे 20 से कितना हो जाएगा 21। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 21 बाई नीचे 2। फिर वैसे इसके भी दो आंसर आएंगे, अंडर रूट 21 अब प्लस चिन्ह लेंगे और फिर -1 बाई नीचे 2। अब माइनस चिन्ह लेंगे तो अंडर रूट 21 फिर -1 बाई नीचे 2। प्लस चिन्ह लेने पर ये आंसर बनेगा, माइनस चिन्ह लेने पर ये आंसर बनेगा। तो इस प्रश्न में भी दो आंसर हो सकते हैं, ठीक है। यह आपका सॉल्व हो गया। अब टाइप नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड देखते हैं, ठीक है। इस तरह से जब मतलब कि इनटू में रहे 5 इंटू फिर से अंडर रूट 5 इंटू फिर से अंडर रूट 5 इंटू फिर से अंडर रूट, इस तरह से अगर क्वेश्चन आपके रहे ये सब एक ही जैसे हैं, इस तरह के अगर क्वेश्चन रहेंगे तो हल आपको करते समय आंसर आपका क्या होगा ये आप कैसे करेंगे? तो बड़े ही ध्यान से आप समझिए। ऐसे कोई अनंत बार अगर चीज दिया रहे तो इसके अंदर क्या है 5, इसका आंसर क्या होगा 5 और कुछ नहीं करना, बस देखिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 और इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। ध्यान दें, डायरेक्ट वही अंक आंसर में कब आएगा? जब इस तरह से कोई करनी लगी रहे, कोई अंक लिखा जाए, फिर इनटू फिर वही करनी लगे, फिर अंक लिखा जाए। ऐसे अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो उसमें लिखा गया अंक ही उसका आंसर होता है। अर्थात इस प्रश्न का आंसर 5, इस प्रश्न का आंसर 6 और नेक्स्ट प्रश्न का आंसर 11 होगा। दैट्स ऑल। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नंबर डी देखते हैं। नंबर डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फार्मूला है x की पावर 2n माइनस 1 बटा नीचे x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 बटा नीचे 2 की पावर n। ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए, ये x क्या है भाई? ये x यहाँ लिखा गया अंक है। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो x की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह हम 5 लिखेंगे। हमने लिख दिया, जहां x है वहां हमने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 2, तो हमने लिखा 2। n लिखा है, n मतलब ये कई बार में है, 1 2 3 1 2 3, तो n की जगह आप लिखिए 3। फिर माइनस में क्या लिखा है 1 बटा नीचे फिर 2 लिखा है, तो 2 की घाते n की मान कितना आएगा 3, 1 2 3, जितनी बार ये रहेगा वही n की वैल्यू होती है। फिर 5 की घाते 2 पर घाते 3 का मान होता है 8 में से 1 जाएगा 7 और फिर 2 पर घाते 3 का मान होता है 8। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 5 पर घाते 7 बटा 8। देखिए ये और ये लगभग एक जैसा दिख रहा है, बट ये अनंत तक जा रहा है, इसमें लिखा
अंक ही आंसर हो जाएगा, बट ये एक निश्चित क्रम तक है, तो इसमें इस सूत्र से हम हल करेंगे। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे आपका ये है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, x की जगह 7, क्योंकि यहाँ 7 आया, 2 की पावर n, 1 2 3 4, n की जगह 4 माइनस 1 बटा 2 की पावर 4, तो 7 2 की पावर 4 का मान होता है 16, और 16 में से 1 जाएगा 17, और बटा नीचे क्या आ जाएगा 16। डेट्स ऑल, आराम से हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका इसका हल करना हो तो x की जगह इसमें क्या दिख रहा है 11, फिर 2 की पावर n, 1 2 3 4 5, 5 बार है 2 की पावर 5 माइनस 1 बटा 2 की पावर 5, 11, उसकी पावर क्या लिखेगा, 2 की घात पे 5 का मान होता है 32, 32 में 1 घटा 31 बटा नीचे तो 32 ही आएगा। तो इस तरह से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया गया। देखने में बहुत टफ प्रश्न लग रहे थे, लेकिन आपने इनको जब समझा तो बहुत ही इजी लग रहे हैं। लास्ट टॉपिक बचा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक में क्या लिखा है, देखिए इस टाइप के प्रश्न वैसे भी मैंने इस चैप्टर की किसी न किसी लेक्चर में जरूर पढ़ा है, फिर भी अब ज्यादातर करने की क्वेश्चन लिखे थे इसलिए हमने इसको भी शामिल कर लिया। इसमें करना क्या है, इसमें करना ये है 11 प्लस, करने में तो है ही ना 21 प्लस फिर करने में 16, तो यहाँ जो रहेगा उसका वर्गमूल बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, अब लिखिए 11 प्लस अंडर रूट 21 प्लस 16 का वर्गमूल 4, उसके बाद आप लिखिए 11 प्लस अंडर रूट 16 21 साल कितना होता है 25, फिर आप लिखिए 11 प्लस 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, फिर आप लिखिए 11 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। तो यह प्रश्न आराम से हल हो गया। ठीक है, तो ये वैसे भी मैंने किसी न किसी वीडियो लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से समझाया। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आया है इस टॉपिक में, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, इसको अगर आप देखें तो इसको देखकर ही ऐसा करें, 49 का वर्गमूल 7, 7 57 में जुड़ेगा 64, 64 का वर्गमूल 8, 8 136 में जुड़ेगा 144, 144 का वर्गमूल कितना होगा 12। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर कितना आया है 12। आई होप कि आपको यह पूरा का पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर का यह आखिरी लेक्चर था, फिर भी अभी एक वीडियो में इस चैप्टर की विविध प्रश्नावली, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, विविध प्रश्नावली और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लेकर एक वीडियो और बनाएंगे, और इस पूरे चैप्टर के इस चैप्टर के कुल 20 वीडियो हो जाएंगे। और अगर आप 20 वीडियोस देखते हैं तो वर्गमूल घन घनमूल चैप्टर से आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हमने यह वाला टॉपिक छोड़ा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर आपने यह टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो मैं उसका भी वीडियो अलग से जरूर बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।